हेलो फ्रेंड्स। तो एनपी 2020 की श्रृंखला में आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें उच्च शिक्षा से संबंधित जो तमाम प्रावधान किए गए हैं या तमाम जो बदलाव हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा पार्ट सेकंड है इस एनपी 2020 का, और पार्ट सेकंड के अंतर्गत हायर एजुकेशन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस एंड मॉडिफिकेशंस को रखा गया है। उच्च शिक्षा को पढ़ने से पहले पार्ट 1 यानी विद्यालय शिक्षा या स्कूल शिक्षा के बारे में दो तीन चीज़ें मिसिंग थी, उनको ज़रा नोट डाउन कर लेते हैं। कुछ क्वेरीज आई हैं। जैसे एक पॉइंट मिसिंग हुआ कि वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6, अर्थात जो पहले व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ होती थी वो 9th से थी, अब व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभ जो होगा वो कक्षा 6 से होगा। तो कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का प्रादुर्भाव या प्रारंभ। दूसरी बात, इंक्रीज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स। जो कोठारी कमीशन ने 1964-66 में स्कूल कॉम्प्लेक्स का एक विचार दिया था, उस स्कूल कॉम्प्लेक्स को यहाँ पर इंक्रीज किया जाएगा, उसको विस्तार दिया जाएगा। और स्कूल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, हमने कहा कि लोकल स्तर पर विद्यालय शिक्षा से संबंधित जो 8 से 10 संस्थाओं का एक समूह होता है, जो अपने संसाधनों को आपस में साझा करके एक गुणात्मक उन्नति करते हैं शैक्षिक संदर्भों में। तो इंक्रीज द स्कूल कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। फिर तीसरी बात एमडीएम के बारे में है कि जो मिड डे मील योजना है उसमें जो कुक फूड है वो बच्चों को दिया जाता है फ्रॉम क्लास 1 to 8th, और उसे विस्तारित किया जाएगा। उसमें विस्तार के साथ साथ उसमें अब मॉर्निंग में नाश्ते का या ब्रेकफास्ट का प्रोविज़न होगा। तो अब जो मध्याह्न भोजन योजना है उसमें सुबह नाश्ते का भी प्रावधान होगा खाने के साथ। एक चौथी बात यहाँ पर कि जो विद्यार्थी का रिकॉर्ड होगा एकेडमिक स्कूल एजुकेशन का, उसका एक डिजिटल एक डिपॉजिटरी बनाई जाएगी, और उस डिजिटल डिपॉजिटरी में विद्यार्थी के जितनी भी शैक्षिक उन्नतियां होंगी, शैक्षिक उपलब्धियां होंगी, उनका एक डिजिटल डेटा नेशनल लेवल पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये कुछ बातें थी छोटी छोटी जो विद्यालय शिक्षा से संबंधित है। चलिए, तो आइए हम लोग आज उच्च शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो उच्च शिक्षा को किस नज़रिए से और किस दृष्टिकोण से देखती है। तो गाइस, जब हम उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं तो उच्च शिक्षा का संबंध है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षा से, अर्थात यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एजुकेशन से। और यूनिवर्सिटी और कॉलेज एजुकेशन अपने यहाँ क्या है, वो एक तरीके से सिंगल स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन है। यानी अपने यहाँ जो उच्च शिक्षक संस्थाएं हैं, यानी जिन्हें हम HEIs कहते हैं, यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कहते हैं, वो एलोन स्टैंड पर ज़्यादा बेस्ड है। अर्थात जैसे हम डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी पर काम करती हैं। IIT है तो वो स्पेसिफिक एरिया में काम कर रही है, IIM है तो वो स्पेसिफिक एरिया में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो उसका अपना स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है तो उसका अपना स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है तो उसका अपना स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी है, लॉ यूनिवर्सिटी है तो उसका स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी, अर्थात स्टैंड एलोन कॉन्सेप्ट है अपने यहाँ विश्वविद्यालय शिक्षा का या उच्च शिक्षा का। अर्थात एक शिक्षा पकड़ करके उस शिक्षा में ही सारे कार्यक्रम या पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस पूरी व्यवस्था को बदलने की बात कहती है, और जो एक तरीके से पूरा का पूरा जो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है उसको रिफॉर्म करती है। तो उसमें हम बिंदु वाइज चीज़ों को लेते हैं। सबसे पहला जो इनका हम सजेशन है वो देखते हैं। इन्होंने कहा कि हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज सिस्टम डेवलप करेंगे। सबसे पहला, डेवलप होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी
एंड कॉलेज सिस्टम, यानी यहाँ पर हम समग्र और बहुअनुशासनात्मक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रणाली को विकसित करेंगे। यानी यहाँ पर अब ये जो समग्र एवं बहुअनुशासनात्मक प्रणाली की बात की जा रही है, ये क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना भी अभी हमारा, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, वो जो स्टैंड एलोन यानी एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी पर काम कर रही है, अब उसको ऐसा नहीं होगा। अब कोई भी जो संस्था होगी वो मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म में काम करेगी, यानी जो ओवरऑल एचआईज होंगे, यानी ये सीधे सीधे ये कह रहा है कि जितनी भी एचआईज होंगी यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होंगे, वो अब किस पर काम करेंगे? अब वो होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर बेस्ड होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी विश्वविद्यालय या कोई भी कॉलेज होगा वो किसी एक विषय से संबंधित पाठ्यक्रमों का या कार्यक्रमों का संचालन नहीं करेगा। अब अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अब चाहे वो हम आर्ट की बात करें, चाहे वो हम ह्यूमैनिटीज के बारे में बात करें, चाहे वो हम साइंस के बारे में बात करें, चाहे वो हम लॉ के बारे में बात करें, चाहे हम वो सोशल साइंस के बारे में बात करें, अब ये सारे जो पाठ्यक्रम हैं, ये अब सारे पाठ्यक्रम एक यूनिवर्सिटी में चलेंगे, अर्थात अब अलग अलग विश्वविद्यालय नहीं होंगे। इवन जब हम इंजीनियरिंग के बारे में, साइंस के बारे में बात करते हैं तो ये पॉलिसी जो है वो आईआईटी और आईआईएम को भी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के रूप में विकसित करने की बात कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है वो आईआईटी में भी हमको एमए करने का, एमए साइकोलॉजी करने का मौका मिलेगा, सोशियोलॉजी से एमए करने का मौका मिलेगा, और जो दूसरे हमारे साइंस इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर हमको हिंदी पढ़ने का भी मौका मिलेगा, वहाँ पर अंग्रेजी पढ़ने का भी मौका मिलेगा। तो इट मीन्स जितने भी हमारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होगा वो अब किस पर काम करेगा? वो काम करेगा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर। अब जितनी भी उच्च शैक्षिक संस्थाएं होंगी वहाँ पर किसी एक विषय से संबंधित पाठ्यक्रमों का या कार्यक्रमों का संचालन नहीं होगा, बल्कि वहां सभी संबंधित विषयों का अध्ययन कार्य कराया जाएगा। सभी संबंधित विषयों से संबंधित जो कोर्सेज होंगे वो संचालित किए जाएंगे। अब ये जब हम बात कर रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज सिस्टम की, तो इसने क्या किया? यूनिवर्सिटी की एक सिंगल डेफिनेशन डिसाइड कर दी। एक्चुअल में जब हम लोगों ने यशपाल समिति 2009 को डिस्कस किया था, जो रिवोल्यूशन एंड रिजुवनेशन कमेटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया 2009 प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनी थी, तो उसमें हम लोगों ने विश्वविद्यालय की परिभाषा पढ़ी थी, जो आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी था। उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा या जाना था, या उस समिति ने ये बताया कि विश्वविद्यालय क्या है। विश्वविद्यालय वो स्थान है जहाँ पर ओरिजिन ऑफ न्यू आइडियाज होता है, यहाँ जय विचारों का जन्म होता है। विश्वविद्यालय वो है जो कवर द यूनिवर्सल फील्ड ऑफ द नॉलेज, जो समग्र ज्ञान के क्षेत्र को कवर करती है या धारण करती है। विश्वविद्यालय वो स्थान है जहाँ पर क्रिएटिव माइंड्स म्यूचुअल इंटरेक्शंस करके कुछ नई चीजें प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो समिति 2009 की है वो विश्वविद्यालय की का जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है यूनिवर्सिटी की, उसके कई सारे मीनिंग बताती है। जैसे कि मुख्य जो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, तो हमने कहा कि विश्वविद्यालय क्या है? विश्वविद्यालय वो स्थान है जहाँ पर नए विचारों को गढ़ा जाता है या उत्पन्न किया जाता है। विश्वविद्यालय वो स्थान है जहाँ पर दो या दो से अधिक सृजनात्मक जो मस्तिष्क हैं वो आपस में अंतःक्रिया करके कुछ रचनात्मक चीजों का निर्माण करते हैं। विश्वविद्यालय वो स्थान है जहाँ पर सार्वभौमिक ज्ञान की जो है तस्वीर उपस्थित होती है, या जो सार्वभौमिक ज्ञान को उपस्थित करता है। लेकिन ये पॉलिसी केवल और केवल एक सिंगल डेफिनेशन बताती है कि व्हाट इज अ यूनिवर्सिटी। तो इस पॉलिसी ने क्या किया, अगर हम इसके अंदर की चीज देखें तो सबसे पहले इसने क्या किया, एक सिंगल डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी बताई इसने।
सिंगल डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी। और वो सिंगल डेफिनेशन क्या इन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी क्या है। उन्होंने कहा कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग is called यूनिवर्सिटी। यानी विश्वविद्यालय है क्या? विश्वविद्यालय है बहुअनुशासन उच्च अधिगम का एक बहुअनुशासनात्मक संस्थान। तो हायर लर्निंग का एक मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट ही यूनिवर्सिटी कहलाएगा। दिस इज अ मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी। व्हाट इज अ यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। उच्च अधिगम का एक बहु अनुशासनात्मक संस्थान को ही हम विश्वविद्यालय कहेंगे। यानी जो दूसरी परिभाषाएं हैं या जो दूसरे अर्थ हैं विश्वविद्यालय के, वो सारे अर्थ यहाँ पर जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं और अब यूनिवर्सिटी का केवल एक मीनिंग होगा। यूनिवर्सिटी मीन्स मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। दूसरा, अब इसने क्या किया कि जब हम एक मल्टी होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी, एक समग्र और बहुअनुशासनात्मक, यहाँ बहुअनुशासन का मतलब तमाम डिसिप्लिन की बात की जा रही है। यानी हम आर्ट, कॉमर्स, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, आर्ट, सारे डिसिप्लिन को एक साथ लेकर के आएंगे और एक होलिस्टिक, एक लचीलापन लेकर के हम उस चीजों को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन निकल करके आया और वो परिवर्तन है रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ HIs। तो एक दूसरा हम लोग इसी के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं जो इनका सुझाव है। तो एक दूसरे सुझाव के रूप में, लेकिन ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो हम पढ़ते हैं जरा, रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ HIs। यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का अगर हम इसको कहें तो पुनर्गठन एवं समेकन। तो उच्च शैक्षिक संस्थानों का पुनर्गठन एवं समेकन की बात की जा रही है, रिस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ HIs। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली यहाँ पर एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। अब ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी जितनी भी हमारे पास HIs हैं, HEIs है, HEIs का मतलब आप यहाँ पर ध्यान रखें कि हम शॉर्ट फॉर्म में ये शब्द बार बार इस्तेमाल करेंगे और इसका मतलब होगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, यानी उच्च शैक्षिक संस्थान। और जब हम उच्च शैक्षिक संस्थान की बात करेंगे तो उसमें यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस की बात होगी, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की बात होगी। तो अब उनका पुनर्गठन, उनका जो समेकन है उसके बारे में ये क्या कहती है। ये पूरी की पूरी जो जितनी भी HIs हैं, ये पॉलिसी इंडिया के अंदर जितनी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको 3 प्रकारों में विभाजित करती है। अर्थात अब जो है जो उच्च शिक्षक संस्थान है या उच्च शैक्षिक संस्थान होंगे वो कुल 3 श्रेणियों में ही बटेंगे। जैसे कि अभी हम बात करें तो जो हमारे संस्थान हैं या उच्च शैक्षिक संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो कई श्रेणियों में बटे हैं। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के रूप में हैं, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज के रूप में हैं, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में हैं। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेशन देखते हैं, अगर हम फंक्शन के बिहाफ पर बात करते हैं तो बहुत सारी हमारी जो है एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इस तरीके से विश्वविद्यालय शिक्षा बड़ी बटी हुई है। ये पूरी की पूरी जो उच्च शिक्षा व्यवस्था है या उच्च शैक्षिक संस्थान है उनको 3 प्रकारों में विभाजित करती है। तो इसने कहा कि जो HIs होंगे
जितने भी HIs होंगे भारत में, अब वो 3 टाइप्स में बटेंगे, यानी टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 में उन्होंने डिवाइड किया। अब जरा ये देखते हैं इनका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने टाइप 1 कहा, यानी प्रथम प्रकार। दूसरे को उन्होंने टाइप 2 कहा और तीसरे को टाइप 3 कहा। अब ये जो टाइप 1 है, इनको उन्होंने रिसर्च यूनिवर्सिटी कहा, यानी ये होंगे शोध विश्वविद्यालय, रिसर्च यूनिवर्सिटी। जो टाइप 2 होंगे उनको उन्होंने टीचिंग यूनिवर्सिटी कहा, यानी शिक्षण विश्वविद्यालय। और जो टाइप 3 है उसको उन्होंने ऑटोनॉमस कॉलेजेस कहा। यानी शोध विश्वविद्यालय, शिक्षण विश्वविद्यालय और स्वायत्त कॉलेज, कुल यानी जितनी भी हमारी HIs होंगी वो 3 प्रकारों में बटेंगी। अब जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होंगे, यानी जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज होंगी और जो टीचिंग यूनिवर्सिटी होंगी, इनका पहला है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल के इंस्टीट्यूट होंगे, ये फिर उससे लेवल और ये सबसे नीचे लेवल। अब यहां पर जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज होंगी, इनका जो फोकस होगा, इन पे जो कोर्सेज चलेंगे, यानी यहां पर PG कोर्सेज होगा, PhD होगा, वोकेशनल प्रोग्राम होंगे और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स होंगे। यानी यहां पर UG कोर्सेज संचालित नहीं होंगे जो हमारी रिसर्च यूनिवर्सिटीज होंगी। फिर टीचिंग यूनिवर्सिटीज में क्या होगा, यहां पर UG चलेगा, यहां पर PG चलेगा, यहां पर PhD चलेगी, तमाम तरह के और भी रिसर्चेज चलेंगे, प्रोफेशनल कोर्सेज भी होंगे। और वोकेशनल कोर्सेज भी चलेंगे। यहाँ पर कोर्सेज कह लीजिए या प्रोग्राम कह लीजिए। जो ऑटोनॉमस कॉलेज होंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर UG चलेगी, PG चलेगी, वोकेशनल प्रोग्राम होंगे, प्रोफेशनल्स प्रोग्राम होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे। PhD जो है वो यहाँ पर नहीं चलेगी, तो शोध ऑटोनॉमस कॉलेजेस पर नहीं होंगे। अब ये जो कॉलेज होंगे, यानी जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज होंगी, ये पूरी तरह से जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्गेनाइज जो है संचालित होंगी, यानी इनको मैनेज जो करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी पूरी तरह से, यानी ये केंद्रीय संस्थान होंगे, एक तरीके से केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्थान होंगे, यानी जिस तरह से आजकल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। ये जो होंगी वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पोषित होंगी। और जो ऑटोनॉमस कॉलेजेज होंगे ये भी स्टेट गवर्नमेंट के, यानी स्टेट या यूनिट जो आपकी यूनियन टेरिटरी होगी उसके अधीन रहेंगे। दूसरी बात कि ये जो संस्थान होंगे ये पूरी तरह से आवासीय संस्थान होंगे, यानी एक जो है रेसिडेंटियल इंस्टीट्यूट होंगे, एक तरीके से आप इनको क्या कहेंगे, ये रेसिडेंटियल इंस्टीट्यूट्स होंगे, यानी आवासीय संस्थान होंगे। ये भी हमारे रेसिडेंटियल इंस्टीट्यूट होंगे। और ये हमारे जो है वो रेसिडेंटियल नहीं होंगे, जो हमारे ऑटोनॉमस कॉलेजेस होंगे। अब जो यहाँ पर ये कट ऑफ टाइम है, हमने कहा कि 2030 यहाँ पर भी है, और 2030 तक जो लक्ष्य है वो पूरे भारतवर्ष में 100 से 200 टाइप 1 संस्थानों को, अर्थात हमें 2030 तक
पूरे भारतवर्ष में क्या करना है, 100 से 200 टाइप 1 इंस्टीट्यूट्स को खड़ा करना है, स्टैंड करना है। इसी तरीके से 500 से 1000 हमें टाइप 2 इंस्टीट्यूट्स को रखना है, 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। और 5000 से 10,000 टाइप 3 इंस्टीट्यूट्स को फ्रेम करने का गोल है। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि परीक्षा में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2030 तक कितने टाइप 1 इंस्टीट्यूट बनाने का या स्थापित करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। तो वो उसकी जो मिनिमम लिमिट है वो 100 है और मैक्सिमम लिमिट 200 है। तो 100 से 200 यहाँ पर हर इंस्टीट्यूट में मिनिमम मैक्सिमम की एक रेंज लेकर इन्होंने चला है। तो टाइप 1 100 से 200 होंगे 2030 तक कम से कम, यानी कम से कम 100 अधिकतम 200, और यहाँ 500 से 1000 और यहाँ 5000 से 10,000। अब यानी जितने भी भारत में विश्वविद्यालय हैं, आज जो हम तमाम तरह के विश्वविद्यालय और जो है की श्रेणियां देख रहे हैं, तमाम तरह के कॉलेजेस देख रहे हैं, ये सारे कॉलेज क्या होंगे, मर्ज होंगे, एकीकृत होंगे, आपस में जो है मिल जाएंगे और वो कुल 3 श्रेणियों में ही बटेंगे। यानी अब संस्थानों की पहचान जो होगी वो उनके टाइप से होगी। ये देखा जाएगा कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो टाइप 1 इंस्टीट्यूट है या टाइप 2 इंस्टीट्यूट है या टाइप 3 इंस्टीट्यूट है। टाइप 1 सबसे सुपीरियर इंस्टीट्यूट्स माने जाएंगे और ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा पूरी तरह से जो है वो एडमिनिस्ट्रेट होंगे, केंद्र सरकार के अधीन संचालित होंगे और पूरा का आवासीय होंगे। जो हमारे टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो राज्य सरकारों के अधीन काम करेंगी और यहाँ पर जो है वो राज्य सरकार जो है यानी जो लोकल लेजिस्लेशन है वो चलेगा। आवासीय भी होंगे और जो ऑटोनोमस कॉलेजेस होंगे, तीसरी श्रेणियाँ। अब ये जो इन्होंने बात कही है कि हम पूरी की पूरी जितनी भी हमारी HEIs हैं या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, हम उनको इन 3 भागों में बांट देंगे, 3 प्रकारों में जो है वो वर्गीकृत करेंगे। तो इसका प्रभाव क्या होगा और इसके बारे में क्या और भी तस्वीरें निकल करके आती हैं, जरा उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमको यहाँ पर जानने हैं। सबसे पहली बात, इस शिक्षा नीति का कार्यकाल ध्यान रखना है। ध्यान रखें कि 2020 की ये शिक्षा नीति है, लेकिन ये शिक्षा नीति बनी कितने दिनों के लिए है। ये शिक्षा नीति का जो कार्यकाल रखा गया है वो है 2030-40, अर्थात इसमें जो लक्ष्य हैं वो लक्ष्य 30 से लेकर के 40 तक हैं, अर्थात 2040 तक को ध्यान में रख करके ये शिक्षा बनी है और 2040 में इस शिक्षा की एक अंतिम समीक्षा का प्रावधान है जो शिक्षा मंत्रालय करेगा। ध्यान रखें कि इस बात को नोट डाउन करें कि ये शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 से लागू है, पूरे भारतवर्ष में लागू हो चुकी है और इस पॉलिसी में एक प्रावधान है कि शिक्षा मंत्रालय जितने भी शिक्षा से संबंधित दूसरे निकाय होंगे उनके साथ प्रतिवर्ष इस शिक्षा नीति की प्रगति की समीक्षा होगी। जो इसका क्रियान्वयन पार्ट, चौथा पॉइंट है, वहां पर चर्चा आएगी, करेंगे, लेकिन इस चीज को अभी ध्यान में रख लेना है कि ये केवल पॉलिसी बना करके छोड़ नहीं जाएगी, बल्कि इसका फॉलोअप भी किया जाएगा और एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के पश्चात शिक्षा मंत्रालय शिक्षा नीति को लागू करने संबंधी जितनी भी शैक्षिक निकाय होंगे, चाहे वो केंद्र सरकार से जुड़े हों या राज्य सरकार से संबंधित हो, सबके साथ मिलकर के एक इसकी वार्षिक समीक्षा होगी और 2040 में इसकी एक अंतिम जो है व्यापक समीक्षा करके जो है इसकी उपलब्धि और इसकी सफलता और असफलता का डिसीजन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो 2040 के परिप्रेक्ष्य में जो है वो रखी गई हैं। अब पहला जो इसको बनाने के बाद इन्होंने लक्ष्य रखा, उन्होंने कहा कि हम 2030 तक भारत के सभी उच्च शैक्षिक संस्थानों को 3 वर्गों में विभाजित करेंगे, अर्थात ये जो 3 तरह के इंस्टीट्यूट होंगे इनको पूरे भारत में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनको 2030 तक इन 3 में से किसी भी एक श्रेणी के अंतर्गत रख दिया जाएगा, उसको रखना जो है कंसीडर होगा। दूसरी बात, अब जितने भी, चूंकि विश्वविद्यालय क्या है, अपने यहाँ
स्टेट यूनिवर्सिटी ज़्यादातर एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो क्लासेस चलती हैं, बहुत सारे उनसे संबद्ध महाविद्यालय होते हैं। दूसरा, पहला पॉइंट यहाँ पर नोट ये करना है कि 2030 तक भारत के सभी उच्च शैक्षिक संस्थानों को टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में अनिवार्य रूप से वर्गीकृत करना। दूसरा, जितने भी संबद्ध विश्वविद्यालय हैं, यानी जो विश्वविद्यालयों ने संबद्धता दे रखी है तमाम महाविद्यालयों को, दूसरा पॉइंट है जितने भी संबद्ध विश्वविद्यालय हैं उन्हें टाइप 1 और टाइप 2 श्रेणी में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज होंगी उनको या तो टाइप 1 में जो है वो ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास किया जाएगा या टाइप 2 में। तो दूसरा पॉइंट, सभी संबद्ध महाविद्यालयों के ओवरऑल एफिलेटेड यूनिवर्सिटी रिकंस्ट्रक्टेड या कंसोलिडेटेड इन अ टाइप 1 एंड टाइप 2 इंस्टीट्यूशंस, और उनसे संबंधित जितने भी संबद्ध महाविद्यालय हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा। एफिलेटेड कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होगा, क्योंकि जो विश्वविद्यालय है वो एक से या एक से अधिक परिसर वाले हो सकते हैं। ध्यान रखें कि जितनी भी एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज होंगी, जितने संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय होंगे, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो, चाहे वो मैनेजमेंट के हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के विश्वविद्यालय हो, संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों को एक परिसर या एक से अधिक परिसर वाले टाइप 1 या टाइप 2 यूनिवर्सिटीज में बांटा जो है इंस्टीट्यूट में बांटेंगे। एफिलेटेड कॉलेज का कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। जितने भी एफिलेटेड कॉलेज होंगे, जितने भी संबद्ध महाविद्यालय होंगे, उनको हम ऑटोनोमस कॉलेज के रूप में या एक स्वायत्त महाविद्यालय के रूप में विकसित करेंगे 2032 तक। यहाँ पर ध्यान रखें कि इसका जो कट ऑफ टाइम है वो कट ऑफ टाइम रखा गया है 2032। बाकी ये तीनों वर्गों में विभाजन का जो कट ऑफ है वो 2030 है, लेकिन जितने भी संबद्ध महाविद्यालय हैं उनको जो है एक स्वायत्त डिग्री, अर्थात अब जितने भी कॉलेजेस होंगे वो अपने नाम से डिग्री देंगे बच्चों को, और उसका जो कट ऑफ टाइम है वो कट ऑफ टाइम है 2032। अर्थात 2032 तक भारत में जितने भी संबद्ध महाविद्यालय हैं उनको हम टाइप 3 इंस्टीट्यूट्स के रूप में डेवलप करेंगे। हार्डली, यानी अनिवार्य रूप से जितने भी भारत में महाविद्यालय हैं या कॉलेजेस हैं उनको टाइप 3 इंस्टीट्यूट्स के रूप में डेवलप किया जाएगा, और उन्हें स्वयं डिग्री प्रदान करने का, स्वयं जो है उनको एकेडमिक ऑटोमेसी, फाइनेंशियल ऑटोमेसी प्रदान की जाएगी। यहाँ पर तीसरा पॉइंट यहाँ पर कि जितने भी निजी संस्थान हैं, जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं हाई लर्निंग के, उनको ये कहती है कि उनको टाइप 1 और टाइप 2 इंस्टीट्यूट्स में बांटने के लिए या विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो तीसरा बिंदु आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या प्राइवेट शैक्षिक संस्थान हैं, उनको हम टाइप 1 और टाइप 2, तो यानी यहाँ पर जितने भी प्राइवेट हैं हम यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को इसमें बांटने की कोशिश जो है, इसमें विकसित करने के लिए हम उनको क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। जितने भी कॉलेजेज होंगे उनको हम टाइप 3 में बांट देंगे, और जितने भी कॉलेज होंगे चाहे वो किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित हो, ओवरऑल कॉलेज जो होंगे वो टाइप 3 की श्रेणी में रखे जाएंगे, और वो अपने नाम से डिग्री जो है वो रिलीज करेंगे। यहाँ पर पांचवी बात यहाँ पर ध्यान क्या रखनी है कि ये तीन प्रकार के ये संस्थान होंगे, इनके जो मान्यता प्रदान करने के मानक होंगे या जो इनके मापदंड होंगे वो अलग अलग होंगे। रेगुलेशन सिस्टम, जो मैनेजमेंट सिस्टम होगा इन तीनों इंस्टीट्यूट्स का, वो अलग होगा, सब इक्वल पैरामीटर नहीं होगा। यानी इनके जो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड होंगे, चाहे वो फैकल्टी का नॉर्म्स हो, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग का नॉर्म्स हो, चाहे वो दूसरे और मानक हो, तो ये तीनों ही प्रकार के जो संस्थान होंगे इनके मान्यता के जो मानक हैं और जो मापदंड होंगे वो अलग अलग होंगे। हाँ, संस्था एक होगी मान्यता और मापदंड निर्धारित करने की, एक सिंगल रेगुलेटर सिस्टम होगा, आगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये तीनों इंस्टीट्यूट्स के जो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स होंगे फॉर रिसोर्सेज, फॉर द एफिलिएशन, फॉर द रेगुलेशन, वो डिफरेंट होंगे। चौथी बात यहाँ पर एक पांचवी बात या छठी बात के रूप में आप यहाँ पर ये समझे कि ये जितने भी संस्थान होंगे
ये शिक्षा का मानना है या इस पॉलिसी का मानना है कि 2040 तक जो भारत की उच्च शिक्षा है वो शिक्षा क्या होगी, वो सिकुड़ जाएगी। अर्थात जो संस्थानों की संख्या होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि जब हम होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करेंगे तो जो स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूट होंगे उनको दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ या तो मर्ज कर दिया जाएगा या उन्हें बंद कर दिया जाएगा। तो ये पॉलिसी कहती है कि 2040 तक जो भारत की उच्च शिक्षा होगी वो सिकुड़ जाएगी, लेकिन उसका आकार बड़ा हो जाएगा। आकार बड़ा यानी जो संस्थान होंगे वो संस्थान अब बहुत अधिक मात्रा में कोर्सेज जो है वो चलाएंगे, लेकिन संस्थान कम होंगे, क्योंकि संस्थान कुल 3 श्रेणियों में ही बटे होंगे। तो संस्थानों की संख्या कम होगी, संस्थानों का जो दायरा है वो सीमित होगा, लेकिन संस्थानों का जो आकार है वो बढ़ेगा। तो ये पॉलिसी मानती है कि ये पॉलिसी 2040 तक के लिए बनी है, और इस पॉलिसी ने कहा कि पूरा 2040 तक जो भारतीय उच्च शैक्षिक संस्थान है, यानी जो भारत की उच्च शिक्षा का जो आकार है वो कंसोलिडेट होकर के वो सिकुड़ जाएगा, लेकिन अंदर से वो फैल जाएगा, यानी बाहर से उसमें एक श्रिंकनेस आएगी, बट इंटरनली वो बहुत व्यापक होगा, क्योंकि हर संस्था मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर काम करेगी, बहुअनुशासनात्मक जो है वो पाठ्यक्रमों का संचालन करेगी। एक अंतिम बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इस पूरी व्यवस्था को, या जो रिफॉर्मेशन है, इसको नाम दिया गया है मिशन नालंदा एंड तक्षशिला। ये जो पूरा का पूरा ये जो बदलाव हो रहा है, या जो रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन किया जा रहा है, इस पूरे के पूरे रिवोल्यूशन को नाम दिया गया है मिशन नालंदा एंड तक्षशिला। अब यही नाम क्यों दिया गया? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये शिक्षा का जो विजन था वो भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा है, और भारत चूंकि तक्षशिला और नालंदा भारत के बहुत प्राचीन और बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, और ये जो विश्वविद्यालय थे ये क्या थे? ये विश्वविद्यालय मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच पर थे, क्योंकि वहां पर चिकित्सा की सुविधा भी थी, चिकित्सा शिक्षा भी दी जाती थी, अध्यापक शिक्षा भी दी जाती थी, कॉलेजेस की शिक्षा दी जाती थी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन भी दी जाती थी, वहां पर एग्रीकल्चर की भी शिक्षा दी जाती थी, वहां पर इंजीनियरिंग भी पढ़ाई जाती थी, वहां मिलिट्री साइंस भी पढ़ाया जाता था, एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाई जाती थी, अंतरिक्ष भी पढ़ाया जाता था। तो ये जो विश्वविद्यालय थे, इन विश्वविद्यालयों में विश्व के बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने आते थे, और इसी कारण वो पढ़ने आते थे क्योंकि यहाँ पर जो कोर्सेज संचालित होते थे वो कोर्सेज सभी तरह के होते, तो एक होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच पर चलने वाले वो विश्वविद्यालय थे। तो इसलिए ये चूंकि आप देखें कि यहाँ पर कोर्सेज अलग अलग किस्म के हैं, लेकिन वो कोर्सेज किसी विषय विशेष के नहीं होंगे, बल्कि वो कोर्सेज ओवरऑल सब्जेक्ट्स में अवेलेबल होंगे। तो पूरा का पूरा मिशन नालंदा एंड तक्षशिला कहा गया। तो ध्यान रखें कि ये जो रिस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन है वो थ्रू द नालंदा एंड तक्षशिला मिशन। हाँ, इसमें एक बात जरूर कही गई है कि 2030 तक मिशन नालंदा और तक्षशिला के अंतर्गत हम प्रत्येक जिले में कम से कम एक HEIS को जो है जरूर स्थापित करेंगे, अर्थात भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम एक उच्च शिक्षा संस्थान जो है वो निश्चित रूप से ओपन होगा यहाँ पर। इस बात का ध्यान रखा है। तो जो ये पूरा का पूरा रिस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन है वो मुख्य किन बिंदुओं पर है? वो मुख्य 3 बिंदुओं पर है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 जो है इंस्टीट्यूट्स पर है। यहाँ पर इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं: रिसर्च यूनिवर्सिटीज, टीचिंग यूनिवर्सिटीज एंड ऑटोनोमस कॉलेजेस, और बाकी जो इसके साथ बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब एक तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा जो पड़ाव है उच्च शिक्षा में सुधार का वो है एक फ्लेक्सिबल कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन ऑफ प्रोग्राम्स का। तो तीसरा इसका एस्पेक्ट देखते हैं। तीसरा एस्पेक्ट है फ्लेक्सिबल and comprehensive design of UG, PG
कोर्सेज। अब यहां पर ये क्या चीज है, क्योंकि जो स्नातक है और परास्नातक है तो उसका जो प्रभाव है वो क्या है यहाँ पर, उसको जरा हम यहाँ पर देखते हैं। अब स्नातक सामान्यतः जो है वो 3 वर्षीय होता है और परास्नातक 2 वर्षीय होता है। अब ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये बहुत व्यापक दृष्टिकोण जो है वो लेकर के आती है यहाँ पर। अब इसने यूजी के बारे में क्या किया, यानी सबसे पहला इसने 3 इयर्स यूजी की बात की, फिर इसने 4 ईयर यूजी की बात की, फिर इसने यहां पर 3 इयर्स यूजी प्रोग्राम, 4 ईयर यूजी प्रोग्राम एंड 5 इयर्स इंटीग्रेटेड यूजी पीजी की बात की। अब यहाँ पर यानी जो 3 वर्षीय, यानी अब स्नातक जो होगा वो 3 वर्षीय भी होगा, 4 वर्षीय भी होगा और 5 वर्षीय भी होगा। अब ये जो 3 इयर्स का स्नातक होगा या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा, ये किसके लिए होगा, जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेनी है, अर्थात जिन्हें आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, पीसीएस की प्रिपरेशन करनी है, बैंक में जाना है, या जिन्हें एक तरीके से जिन्हें कंपटीशन एग्जाम में अपीयर होना है। तो जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं गेन करनी है, केवल और केवल स्नातक के बाद उनको किसी जो है जॉब में या किसी सेवा क्षेत्र में उनको जाना है, तो उनके लिए जो होगा वो 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम होगा। फिर जिन्हें हायर एजुकेशन में जाना है उनके लिए जो है वो 4 ईयर यूजी चलाया जाएगा, यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है स्टूडेंट्स के लिए ये जो प्रोग्राम होगा स्पेशली वो होगा हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए, जिन्हें फर्दर आगे शिक्षा भी ग्रहण करनी है या लेनी है। अब इसी के साथ जो पीजी प्रोग्राम होगा, अब उसको जरा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जो 3 वर्षीय यूजी करेगा, अगर उसको पीजी करने का स्पेशली ये प्रोग्राम जो बनेगा वो इस जो है वो नॉन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है स्टूडेंट्स के लिए होगा, जिन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करनी है। तो अगर वो पीजी करने जाएंगे तो उनको 2 इयर्स पीजी प्रोग्राम मिलेगा। उनका जो पीजी होगा वो 2 वर्षीय होगा, और लेकिन इसमें से जो सेकेंड ईयर का प्रोग्राम होगा वो रिसर्च बेस्ड होगा। ध्यान रखें कि इसमें जो इनका जो एक बात ध्यान रखें कि ये जो 2 ईयर पीजी प्रोग्राम होगा, इसमें जो सेकेंड ईयर होगा वो रिसर्च बेस्ड होगा इनका, यानी इनको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने पढ़ाने वाली नहीं होंगी। लेकिन जो 4 ईयर यूजी प्रोग्राम करेगा उसका जो पीजी होगा वो 1 ईयर पीजी होगा, उसको 1 वर्ष का ही जो है, यानी अब जो परास्नातक होगा वो 1 वर्षीय परास्नातक भी चलेगा। अभी तक पीजी प्रोग्राम में पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी कोर्सेज है वो 2 इयर्स प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पर अब प्रोग्राम जो होगा वो 1 ईयर पीजी प्रोग्राम होगा। लेकिन 1 ईयर पीजी किन स्टूडेंट्स को करना होगा, जिनका यूजी 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा। फिर जो 5 इयर्स का जो यूजी प्रोग्राम करेंगे, 5 वर्षीय जो यूजी पीजी प्रोग्राम्स करेंगे, उनको जो है वो सीधे जो है वो एडमिशन पीएचडी में मिलेगा, उनको अलग से पीजी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब पीएचडी करने में, और यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि पीएचडी किसको करने को मिलेगा, यानी पीएचडी जिसका 5 ईयर यूजी प्रोग्राम होगा, यूजी पीजी प्रोग्राम होगा, वो एडमिशन करे ले लेगा, और जिसका 4 ईयर यूजी है उसको भी पीजी करने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट जो है वो पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, जिसका 4 वर्षीय स्नातक होगा विद रिसर्च। ध्यान रखें कि जितना भी 4 ईयर यूजी होगा वो विद रिसर्च ही होगा, तो इसमें ये चीज जोड़ लेना जरूरी भी नहीं है, लेकिन ध्यान रखें कि 4 ईयर यूजी विद रिसर्च जिसका होगा उसको डायरेक्ट जो है एनरोलमेंट मिलेगा पीएचडी में। यहाँ पर जो एमफिल प्रोग्राम है उसको यहाँ पर क्लोज्ड कर दिया गया है।
यानी अब एमफिल प्रोग्राम बंद कर दिया गया है। तो जब हम एक फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं तो क्या चीज़ें निकल करके आई, अर्थात ये जो शिक्षा है ये 3 वर्षीय स्नातक भी चलाएगी, 4 वर्षीय स्नातक भी चलाएगी और 5 वर्षीय स्नातक भी चलाएगी। लेकिन 3 वर्षीय स्नातक उन विद्यार्थियों के लिए होगा जिन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, जिनका उच्च शिक्षा में जाने का कोई उद्देश्य नहीं है या ध्येय नहीं है। 4 वर्षीय स्नातक उन विद्यार्थियों के लिए होगा जो आगे उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। जो 4 वर्षीय स्नातक करेगा उसको, जो परस्नातक है उसको 1 वर्ष का परस्नातक होगा, उसका जो प्रोग्राम होगा। जो 3 वर्षीय स्नातक करेगा उसका 2 वर्षीय परस्नातक प्रोग्राम होगा। लेकिन जो 2 वर्षीय परस्नातक प्रोग्राम होगा उसमें जो दूसरा वर्ष होगा वो शोध आधारित जो है वो वर्ष होगा, यानी उसमें उसको प्रोजेक्ट करना है। पीएचडी में एडमिशन की जो शर्त होगी, या तो वो व्यक्ति 4 ईयर यूजी जो प्रोग्राम किया है उसको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, या फिर जिसने 5 ईयर पीजी प्रोग्राम किया है उसको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर एमफिल करने की आवश्यकता नहीं है पीएचडी के लिए यहाँ पर। तो अब जो पीजी है, बदलाव क्या समझ में आया, यानी बदलाव ये निकल करके आया कि जो पीजी होगा अब 1 साल का भी पीजी होगा। क्योंकि अभी तक जितने भी, चाहे वो एमएससी हो, चाहे वो एमए हो, एमकॉम हो, जितने भी प्रोग्राम मास्टर लेवल पर हैं सारे के सारे 2 वर्षीय हैं, लेकिन अब ये 1 वर्षीय भी हो जाएंगे यहाँ पर। तो एक जो है एक व्यापक जो है एक लचीलापन है यूजी, पीजी और रिसर्च लेवल पर यहाँ पर। चलिए इसी से जुड़ी हुई एक चौथी बात को यहाँ पर समझ लेते हैं, और वो चौथी बात है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट जो है वो सिस्टम, या जो इनका एक प्रणाली इन्होंने विकसित की है। तो एक चौथा तंत्र हम लोग डिस्कस करते हैं, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। अब ये मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम क्या है? ये पहली दफा इस तरीके की जो है अवधारणा लागू की गई, लेकिन विदेशों में ये बहुत पहले से ये चीजें विकसित हैं, आज काम कर रही हैं। तो वही जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, लिन यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी, अमेरिका के तमाम विश्वविद्यालय हैं, उनको ही बेस मान करके ये व्यवस्था लागू की जा रही है। अब जरा हम इस सिस्टम को समझते हैं, अर्थात वर्ष में कई बार या कोर्स के दौरान कई बार अंदर आने के और बाहर जाने का, एंट्री का मतलब प्रवेश पाने का और एग्जिट मतलब बाहर जाने का। अर्थात एक कोर्स कर रहे हैं जब आप, और उस कोर्स के दौरान अगर आपका ध्येय किसी दूसरे कोर्स को करने का है तो आप उस कोर्स को पोस्टपोन करके या वहीं पर रोक करके दूसरे कोर्स में भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। और जब आप उसको करके आए या उसको दूसरे वाले को समाप्त कर ले तो फिर से पहले वाले को आप यहाँ पर जो है वो रिस्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, ना केवल आप रिस्टार्ट कर सकते हैं, यदि आपने उसको वहीं से छोड़ दिया तो उसका आपको क्रेडिट मिलना चाहिए या क्रेडिट मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि जैसे अगर आज के समय में कोई विद्यार्थी बीएससी पार्ट 1 कर लेता है और उसके बाद जो है वो किसी दूसरे दिशा में चला जाता है या कोई दूसरे स्ट्रीम में चला जाता है, कोई दूसरे फील्ड में चला जाता है, तो उसका जो बीएससी पार्ट 1 1 वर्षीय उसने बीएससी की है उसको कोई एकेडमिक बेनिफिट नहीं मिलता है। यहाँ पर हम एक एबीसी बैंक जो है खोलने की बात कर रहे हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इस्टेब्लिश किया जाएगा, और उसमें विद्यार्थी के जितने भी उसके इस तरह के कोर्सेज होंगे उन कोर्सेज के आधार पर उसको एक क्रेडिट, एकेडमिक क्रेडिट दिया जाएगा, और जो उसकी आगे की जो एकेडमिक प्रोफाइल होगा उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर अब है क्या, यानी यहाँ पर सपोज दैट कि अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर करता है, 1 ईयर उसने यूजी किया है, फिर सेकेंड ईयर का उसका यूजी है, थर्ड ईयर का उसका यूजी है, और उसका 4th ईयर ऑफ यूजी है, तो अगर वो यहाँ पर उसको लीव करता है या उसको क्विट करता है तो उसको उसका क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकेंड ईयर में अगर कोई स्टूडेंट क्विट करता है तो उसको क्या मिलेगा? डिप्लोमा मिलेगा। थर्ड ईयर में अगर कोई उसको क्विट करता है तो डिग्री मिलेगा, और 4th ईयर में अगर वो पूरा 4 ईयर कंप्लीट करता है तो उसको डिग्री विद
रिसर्च मिलेगी। और इन सब चीजों को लेकर के क्या किया जाएगा, यानी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, अर्थात यहां पर अब एक एबीसी चलेगा। एबीसी का मतलब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट चलेगा। अर्थात अगर कोई विद्यार्थी फर्स्ट ईयर करके छोड़ देता है तो उसको फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट मिलेगा और उसका सर्टिफिकेट उसके क्रेडिट बैंक में रखा जाएगा, ताकि आगे जब उसका जो स्टूडेंट का डिजिटल रिकॉर्ड होगा एकेडमिक, उसमें दिखेगा कि उसके पास एक सर्टिफिकेट्स भी है, उसको लाभ मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, प्रिविलेज मिलेगा। फिर अगर उसने सेकेंड ईयर करके जो है वो क्विट किया है, एग्जिट किया, तो उसको वो वेस्टेज नहीं होगा, बल्कि उस 2 वर्षीय कोर्स करने का उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर कोई 3 वर्षीय प्रोग्राम करने के 3 साल पढ़ने के बाद छोड़ता है तो उसको हम यहाँ पर उपाधि देंगे, और अगर वो पूरा का पूरा 4 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा करता है तो हम यहाँ पर शोध के साथ उसको उपाधि जो है वो उपलब्ध कराएंगे। और ये जितनी भी चीजें होंगी, ये सारी चीजें उसके कहाँ पर होंगी, उसके एबीसी अकाउंट में होंगी, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में होंगी। चाहे वो सर्टिफिकेट हो, चाहे वो उसका डिप्लोमा हो, चाहे वो उसकी डिग्री हो, हर एक चीज उसकी जो जितनी भी उसकी शैक्षिक उपलब्धियां होंगी, उन शैक्षिक उपलब्धियों को उसके हम एकेडमिक बैंक में स्टोर करेंगे, रखेंगे यहाँ पर। चलिए, तो वो जो हमारा एक फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम था, उसी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ही ये चीज जो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट मोड है, तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट का मतलब आप समझ जाइए कि अब जो है आपको पाठ्यक्रम के दौरान पाठ जो है एक कोर्स को छोड़ करके दूसरे कोर्स को करने की भी सुविधा मिलेगी, और फिर दूसरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर से अपने स्टॉप किए गए या पुश किए गए कोर्स को आप वहीं से रिस्टार्ट कर सकते हैं जहां पर आपने उसको छोड़ा है। ये है मल्टीपल एंट्री सिस्टम। और एग्जिट का मतलब है कि अगर आप उसको छोड़ रहे हैं या किसी कोर्स को किसी कारणवश कुछ समय करने के पश्चात आप बंद कर रहे हैं या उससे अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं, तो अब तक जो आपने उस पर अपनी ऊर्जा, पैसा और जो आपने मेहनत की है वो आपकी जाया नहीं जाएगी, वो आपकी जो है वेस्टेज नहीं होगी, बल्कि सरकार उससे संबंधित आपको जिस भी स्तर का होगा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री, उस सरकार आपको उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेगी और वो सारी चीज़ें आपके क्रेडिट बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएंगी एकेडमिक क्रेडिट के रूप में, जिसका लाभ आपको आपके आगे के कैरियर में मिलेगा। चलिए, एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, और वो पॉइंट है GER के बारे में, यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में। तो हायर एजुकेशन में जो GER की बात की गई है, वो तो जैसे हम लोगों ने स्कूल एजुकेशन में बात की तो वो तो 100% GER, यहां पर जो बात की गई है वो है 50% GER। 50% GER इन हायर एजुकेशन बाय 2030, यानी 2020 तक उच्च शिक्षा में। ध्यान रखें कि विद्यालय शिक्षा में स्कूल एजुकेशन में 100% GER की बात हुई है, एडल्ट एजुकेशन में 100% GER की बात हुई है, प्री प्राइमरी एजुकेशन में भी 100% GER की बात हुई है, लेकिन हायर एजुकेशन में GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को अभी 50% तक ही रखा गया है। और वर्तमान में अगर हम इसकी बात करें कि 2019-20 में जो है, तो वर्तमान में जो GER है वो हमारा है 26.3, तो ये अभी प्रेजेंट का हमारा GER है। तो यानी 10 साल में इसको लगभग दुगना करने का जो है वो प्रयास किया जाएगा। अभी जो हमारा सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन है वो कहता है कि अभी जो भारत का GER है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन, वो है 26.3, और इस 26.3 को 2030 तक हमें मिनिमम 50% जो है तक लेकर के जाना, अर्थात हमें सकल नामांकन अनुपात जो है उसको दुगना करना है यहाँ पर। तो
ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उच्च शिक्षा से संबंधित। आगे की कक्षाओं में भी हमको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें समझनी है, चाहे वो सिंगल रेगुलेशन सिस्टम के बारे में बात करनी हो, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में बात करना हो, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करनी हो। लेकिन गाइस, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास पर कुछ नई जानकारियों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।